सत्या, हम दोनों इस जन्म में मिल पाएंगे ना? निहारिका, कैसी बातें करती हो? पता है ना हमें मिलते हुए कितना समय हो गया है। अब मुझसे ना ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ सत्या, मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। हम जल्द ही विवाह कर लेंगे। इतना कहने के बाद निहारिका की बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें उसे निहारने लगती हैं और सत्या को एकटक देखने लगती है। निहारिका, सही सही बताओ, सोचो सोचो, बताओ हमें कितने दिन हो गए होंगे ऐसे मिलते हुए। जरा सोचो सोचो सोचो। खुले आसमान के नीचे, नदी किनारे, तारों की छांव में मिलने का मजा ही कुछ और है। बस अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। लेकिन तुम्हें पता है ना सत्या, हमारे गांव में एक संकट आने वाला है। वो विषकन्या की बातें चल रही है कि गांव में कोई विषकन्या है। सत्या, अगर विषकन्या ने तुम्हें या मुझे छू लिया और हम दोनों में से कोई एक मर गया, तो हम एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे? कह तो तुम ठीक रही हो। निहारिका, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा। मैं यही सुनना चाहती थी कि तुम मेरे बगैर एक पल नहीं गुजारोगे। सत्या, मैं भी कसम खाती हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं भी एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगी। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों विवाह करके अपनी जिंदगी साथ गुजारना चाहते थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। निहारिका को पता ही नहीं था कि समय उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। सत्या, अब मैं चलती हूँ। माँ ने कहा था जल्दी आ जाना। अरे अरे, इतनी जल्दी अभी नहीं, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। देखो अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पहले अच्छे से देख तो लूं, फिर चली जाना। मान जाओ ना। सत्या, आज नहीं। देखो देखो, मेरा दुपट्टा छोड़ दो, मुझे देर हो जाएगी। मैं कल तुमसे मिलने और जल्दी आऊंगी। अब निहारिका और सत्य अपने अपने घर चले जाते हैं। तब निहारिका जब अपने घर पहुंचती है, तब उसकी माँ और पिताजी आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। 4 दिन बाद हमारी बेटी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। अरे अरे निहारिका की माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम ये बातें मत बोला करो, कोई सुन लेगा तो। लेकिन अब हम क्या करें? निहारिका को तो बताना ही पड़ेगा कि वो एक विष कन्या है और पूनम की रात को उसे नदी में वापस जाना होगा। नहीं तो उसके रहने से सारा गांव जहरीला हो जाएगा। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम अपनी बच्ची को कैसे बताएंगे कि 4 दिन बाद वो एक विष कन्या बन जाएगी और जिस वस्तु को भी छुएंगी वो जहरीली हो जाएगी। ये सब बातें निहारिका सुन रही होती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर तब वो अपने घर के अंदर जाती है। अरे निहारिका, तुम आ गई। आज बहुत देर कर दी बेटी। लेकिन निहारिका अपनी माँ को कोई उत्तर नहीं देती और सीधी अपने कमरे में चली जाती है। तब माँ कहती है, मुझे लग रहा है निहारिका ने सारी बातें सुन ली है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब निहारिका गुस्से में अपना दुपट्टा एक तरफ फेंक देती है और शीशे के सामने बैठकर अपने आप को देखने लगती है और कहती है, क्यों हुआ आखिर मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं भी तो एक साधारण सी लड़की बनकर जीना चाहती थी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा बड़ा सपना देख लिया? बस एक सत्य से ही तो प्यार किया था। अपने जीवन से इतनी सी उम्मीद की थी, बस उसका हाथ पकड़कर
उसके साथ जीना तो चाहती थी। क्यों क्यों मुझे विश करने बनाया? मैं तो उसे छू भी नहीं सकूंगी। कैसे जीऊंगी मैं सत्य के बगैर, और कैसे जिएगा सत्य मेरे बगैर? अब निहारिका बिलक बिलक कर रोने लगती है। फिर अगले दिन निहारिका उदास बैठी है, तब सत्य आता है। अरे अरे, इतने हसीन चेहरे पर आज इतनी उदासी क्यों है? आज तो मैं देर से भी नहीं आया। निहारिका सत्या को देखती है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? निहारिका, इतनी प्यारी आंखों में आंसू? सत्या, अब हमारा विवाह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। बस हमारा प्रेम यहीं खत्म होता है। हमारा विवाह नहीं हो सकता, तुम मेरे काबिल नहीं रही, बस हमारा प्रेम यहीं खत्म हो गया। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो निहारिका? तुम मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं हूँ। तुम अगर मेरी सच्चाई जान जाओगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। तुम ये क्या बोल रही हो? आखिर बात क्या है? सच सच बताओ। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? इतना पूछने पर निहारिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। बिजली चमकने लगी। वो सत्या को सारी बात बताना चाह रही थी, मगर उसकी जुबान कुछ भी कहने से डर रही थी। सत्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम सुनोगे तो होश खो दोगे। निहारिका, मेरी और परीक्षा मत लो। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, बताओ भी आखिर क्या बात है? सत्या, मैं एक विष कन्या हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सत्या का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगता है। निहारिका, क्या 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 करेंगे हम? तुम मेरे सामने भी होकर मेरी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? इतना बोलकर सत्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे जीने से अच्छा तो हम मर जाएं। क्या करेंगे ऐसे जीकर, जब हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते? सत्य, सत्य, क्यों ना हम इस जहरीली नदी में कूदकर जान दे दे, क्योंकि हमारा भाग्य तो हमें मिलने नहीं देगा। निहारिका, कैसी बातें करती हो तुम? किसी भी वस्तु का समाधान मरने से मिलता है क्या? भाग्य हमारे साथ चाहे जो खेल खेले, क्या हम केवल चुपचाप उसके इशारों पर नाचते रहे? नहीं, कभी नहीं। हर मुसीबत का समाधान होता है। गांव की हर लड़की तो विष कन्या नहीं है। जरूर कोई रहस्य होगा तुम्हारे पीछे भी, और मैं वो जानकर रहूंगा। सत्या, मैं विष कन्या बन जाऊंगी तब भी तुम मेरे साथ ही रहोगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? निहारिका, तुम मेरी हो और तुम्हें भी विष कन्या बनकर जीने नहीं दूंगा। मैं इसके पीछे का रहस्य अवश्य उजागर करूंगा। सत्या, अब मैं चलती हूँ। तुमसे कल मिलने आऊंगी। तुम कल मिलने आओगे ना मुझसे सत्या? तुमसे पहले मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार सुबह से ही करूंगा, समझी? अब ध्यान से जाना। इतना कहते हुए सत्य अपने घर की तरफ चल देता है और निहारिका भी अपने घर जा रही होती है। तब रास्ते में निहारिका के पिताजी रामदयाल मिलते हैं। बेटी निहारिका, आज इतनी देर कैसे कर दी? मुझे तो चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझे ढूंढने आया था। मैं अपनी सहेली के साथ बैठी थी। मैं तो घर आ ही रही थी पिताजी। चलो निहारिका बेटी, आज हम इस रास्ते से घर जाएंगे। पिताजी, ये कौन सा रास्ता है? मैं तो कभी भी इस रास्ते से घर नहीं जाती। पिताजी, ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है ना? तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ।
अब रामदयाल और निहारिका घने जंगल से गुजर रहे थे। घना अंधेरा हो चुका था। निहारिका का दिल घबराने लगा था। तब वो कहती है, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? चलो, अंदर चलो। अब रामदयाल निहारिका को गुफा के अंदर धक्का दे देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। पिताजी, पिताजी। अब रामदयाल रहस्यमय हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन का सूरज भी निकल चुका था। आसमान में पंछी उड़ने लगे थे। सत्य निहारिका से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आज निहारिका ने इतनी देर कर दी, आए क्यों नहीं अभी तक? कल तो कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी। क्या हुआ होगा आखिर? अब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चुकी थी। निहारिका सत्य से मिलने आई नहीं थी। तब वो वापस जाने लगता है तो देखता है सामने से निहारिका की माँ आ रही थी। आप तो निहारिका की माँ है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, मैं निहारिका की माँ हूँ। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो कल शाम से घर पर नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। तुम तो सत्य हो ना? क्या क्या कह रही हैं आप? वो कल से घर नहीं पहुंची, तो फिर कहाँ गई? सत्य के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके मन में निहारिका के लिए चिंताएं उमड़ने लगती है। तब सरस्वती पूछती है, मैंने तुमसे पूछा, तुम सत्य हो? हाँ, मैं सत्य हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती है? निहारिका ने तो मुझे यही बताया था कि उसने मेरे बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रखा। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं छुप कर आई हूँ। मुझे लग रहा है जिस बात से मैं डरती थी शायद वही हुआ है। क्या हुआ है काकी? मेरा मन चिंता से भर गया है। पुत्र, सच बताओ, तुम निहारिका से सच्चा प्रेम करते हो ना? हाँ काकी, हाँ, मैं निहारिका से एकदम सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें निहारिका के बारे में सारी बातें एकदम सच सच बताऊंगी। सुनो, मैं निहारिका की असली माँ नहीं हूँ और मेरे पति यानी कि निहारिका के पिताजी एक तांत्रिक हैं। मुझे लगता है उन्होंने ही निहारिका को कैद कर रखा होगा। क्या क्या क्या, क्या कह रही हैं आप? मैं भी उसकी गुलाम हूँ, इसलिए निहारिका की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपने आई हूँ। वो मेरी बेटी नहीं, परंतु उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है। इसके पिताजी निहारिका का 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और फिर वो इसके विष का इस्तेमाल करके इसकी शक्तियों को तंत्र मंत्र से अपने अंदर लेकर और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है और फिर वो निहारिका को मार डालेगा। इसलिए तुम्हें उसे ढूंढकर उसकी जान भी बचानी होगी। मेरे पास ये सफेद रंग का फूल है। ये तुम्हारी मदद करेगा। इसे हमेशा संभाल कर रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो वो तांत्रिक
मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब निहारिका की माँ तो इतना बोलकर चली जाती है और सत्य फूल की तरफ देखकर सोचता है, मैं अब एक पल का भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। निहारिका मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज किसी भी तरह से निहारिका को अवश्य ढूंढ लूंगा। हाँ, अवश्य ढूंढ लूंगा। इतना सोचते हुए सत्य निहारिका को सारी जगह ढूंढता है। उसे ढूंढते हुए बहुत समय हो जाता है। तब उस फूल में से आवाज आती है, मुसाफिर, तुम जिस निहारिका को ढूंढ रहे हो वो सामने वाली रहस्यमय गुफा के अंदर है। अब सत्य की आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि निहारिका उसे उस गुफा के अंदर मिलेगी। वो आवाज लगाता है, निहारिका, निहारिका, कहाँ हो तुम? अंदर से निहारिका उसकी आवाज सुन लेती है और अंदर से आवाज लगाती है, सत्या, सत्या, तुम यहाँ आ गई क्या? मैं अंदर हूँ, कैद हूँ, मुझे बचाओ। अब सत्य उस गुफा की तरफ देखता है और सोचता है, अरे अरे अरे, इतना भारी और बड़ा दरवाजा, ये कैसे खुलेगा? मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। तब सत्य को याद आता है कि उसके पास फूल है। वो फूल से पूछता है, अरे प्यारे फूल, जरा ये तो बताओ कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तब फूल उत्तर देता है, तुम 3 बार निहारिका का नाम लेकर पुकारो, फिर दरवाजे में से एक रोशनी चमकेगी और फिर दरवाजा खुल जाएगा। अब सत्य ऐसा ही करता है। निहारिका, निहारिका, निहारिका। अब दरवाजे में से बहुत चमकदार रोशनी निकलती है जिससे पूरा जंगल चमक उठता है और फिर दरवाजा खुल जाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सत्य निहारिका को देखकर उसकी आंख में चमक उठती है और निहारिका का चेहरा भी खुशी से खिल उठता है और उसे उसकी माँ की कही सारी बात बता देता है। तब निहारिका कहती है, अब हम क्या करेंगे सत्य? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी तांत्रिक है और मुझे मारना चाहते हैं। निहारिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। और अब तो तुम्हारी माँ ने भी मुझ पर यकीन करके तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लेकिन पहले हमें यहाँ से दूर जाना होगा, कहीं हमें कोई देख ना ले। अब दोनों आगे के बारे में योजना बनाने लगते हैं। तब सत्य कहता है, निहारिका, इस फूल ने हमारा साथ दिया है, क्यों ना हम इसी से एक बार और पूछें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो सत्य, हम इसी फूल से पूछते हैं। सत्य फूल से पूछता है तो वो कहता है, तुम आज रात को 12 बजे जहरीली नदी के पास जाकर 3 बार जलपरी को आवाज लगाना। आगे का रास्ता वो तुम्हें खुद बता देंगी। अब दोनों रात के 12 बजे जहरीली नदी के पास जाते हैं। तब निहारिका जलपरी को आवाज लगाती है, जलपरी, 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 बाहर आइए। तब थोड़ी देर बाद जलपरी बाहर आती है और कहती है, तुम कौन हो कन्या और तुमने मुझे क्यों याद किया?
मैं निहारिका हूँ। अगले 24 घंटे बाद मैं विष कन्या बन जाऊंगी। जिन्होंने मुझे पाला है वो पिता के रूप में एक तांत्रिक है जो मेरा विष कन्या बनने का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे विष कन्या बनते ही वो अपनी तांत्रिक विद्या से मेरा सारा विष निकालकर मुझे मार डालेंगे और खुद ज्यादा शक्तिशाली बनकर गांव में सब कुछ नष्ट कर देंगे। मुझे अपने आप को भी और पूरे गांव को भी बचाना है। कृपया रास्ता दिखाइए। पुत्री, मैं तुम्हारी बदनसीब माँ हूँ। तुम पिछले जन्म में राजकुमारी थी। तब तुम्हें शरारत करना बहुत पसंद था। तब एक दिन एक पेड़ के नीचे एक साधु अपनी साधना कर रहा था। तब तुमने उसे परेशान करना चाहा। तब साधु अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, कन्या, तुमने मेरी साधना भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू मेरे श्राप से अभी मर जाएगी और अगले जन्म में तू विष कन्या बनकर जन्म लेगी। और जब तक जिएगी तू खुद अपने जहर से तड़पती रहेगी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्ञानी हैं। कृपया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ कर दो। अब मैं जो श्राप दे चुका हूँ वो शब्द वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम जब नया जन्म लोगी तब तुम्हें 18 वर्ष तक धरती पर आम इंसान बनकर जीना होगा और 18 वर्ष पूरे होते ही तुम विष कन्या बन जाओगी। और अगर तुमने अच्छे कार्य किए तो तुम्हारा सारा विष भी खत्म हो जाएगा। तो जलपरी माँ, मैं अब क्या करूँ? पुत्री, तुम कल रात के 12 बजे के बाद विष कन्या बन जाओगी। इसलिए तुम्हें एक बार तो विष कन्या बनना ही पड़ेगा। परंतु वो तांत्रिक जब तुम्हें शरीर से तंत्र मंत्र करके विष निकाल रहा होगा तो उस जहर को तुम्हारे मरने से पहले इस जहरीली नदी में डाला जाएगा। तो वो तांत्रिक अपनी सारी शक्ति खो देगा और इस नदी का जल भी मीठा हो जाएगा और तुम मरने से भी बच जाओगी पुत्री। तो क्या मैं फिर धरती पर ही रहकर और आगे की जिंदगी जी सकूंगी ना? हाँ पुत्री, जी सकोगी, लेकिन याद रखना वो तांत्रिक तुम्हें मार डाले उससे पहले वो विष नदी में अवश्य डालना होगा पुत्री। इतना कहने के बाद जलपरी गायब हो जाती है। तब सत्य कहता है, हारिका, तुम इस बात की तो जरा सी भी चिंता मत करो कि नदी में विष कैसे डालोगी, क्योंकि तुम वहीं बैठी रहना। जब वो तांत्रिक अपनी साधना कर रहा होगा, मैं फूल की सहायता से अदृश्य रूप में उसका सारा विष इकट्ठा करके नदी में डाल दूंगा। अब इतनी योजना बनने के बाद 24 घंटे भी गुजर गए। निहारिका का रूप विष कन्या में परिवर्तित हो चुका था। तांत्रिक अपनी साधना करने के लिए तैयार था। तब निहारिका, तुम अब एक विष कन्या हो। मैं जैसा भी कहूँगा तुम मेरी सारी बातें मानोगी। अब तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू कर दी। वो मंत्र के ऊपर मंत्र फूंकता जा रहा था। पास में ही उसने जहर को इकट्ठा होने के लिए एक घड़ा रखा हुआ था जिसमें धीरे धीरे विष भरता जा रहा था। सत्य अब अदृश्य रूप में वहाँ खड़ा होता है। अब मैं इस जहर को अपने बर्तन में डाल लेता हूँ। हाँ, डाल लेता हूँ। तांत्रिक अब देखता है कि उस घड़े में जहर इकट्ठा हो रहा है, फिर अपने आप खत्म भी हो रहा है।
तब वो देखकर अपने आप से कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? जितना भी जहर इकट्ठा कर रहा हूँ वो अपने आप खत्म कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? अब निहारिका के शरीर से सारा विष निकल चुका था, लेकिन घड़े एकदम खाली था और इतनी देर में सत्या नदी पर जाकर उस विष को नदी में डाल जाता है। नदी का जल एकदम साफ और स्वच्छ मीठा जल बन जाता है। उधर तांत्रिक अपने मंत्र भूल चुका था। तब माँ देखो मेरे शरीर से सारा विष निकल गया। देखो मैं पहले जैसी हो गई हूँ अम्मा। अरे निहारिका, तुमने ये क्या किया? मैंने 18 वर्ष तक इंतजार किया था और तुमने मेरी सारी तांत्रिक विद्या ही भुला दी। मुश्किलों के बादल छट चुके थे। निहारिका हमेशा के लिए विष से आजाद हो चुकी थी। अब सत्या और निहारिका विवाह कर लेते हैं